नमस्कार छात्रों, मैं जयवीर चौधरी ब्रज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजनीति विज्ञान या भारतीय संविधान को मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चर्चा आपसे की थी। प्रस्तावना जिसे हमने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिनका मैंने कल नाम लिया था, पिछले वीडियो में नाम लिया था, उन्होंने इसे संविधान की कुंजी तक कहा है या उन्होंने इसे जन्म कुंडली का नाम भी दिया है। प्रस्तावना के संबंध में 1994 का एसआर बम्बई वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। ये बातें हमने आपको बताई। तो भारतीय राजनीति में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं अगले टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। तो आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के संबंध में तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों के संबंध में। तो मौलिक अधिकारों की चर्चा करें उससे पहले आपको एक शब्द के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और उस शब्द का नाम है मानवाधिकार। मानवाधिकार जिन्हें अंग्रेजी भाषा में ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जानते हैं। मौलिक अधिकार पर चर्चा करें उससे पहले मैं कह रहा हूं कि आपको मानव अधिकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य रूप से इसका अर्थ एक ही लगा लिया जाता है और ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। लेकिन आपको स्पेशली याद रखना है, मैं बार बार इस चीज़ पर गौर कर रहा हूँ या मैं जोर दे रहा हूँ कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो मानव अधिकार के बारे में आपको जानना है, वे अधिकार जो मानव होने के नाते, मानव अधिकार के संबंध में आप बता रहा हूँ मैं आपको, वे अधिकार जो मानव होने के नाते प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। वे अधिकार जो मानव होने के नाते प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों के संबंध में जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात वो यह है कि विश्व के सभी नागरिकों के मानव अधिकार समान होते हैं, चाहे वो भारत का रहने वाला है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे वो चीन का है। सभी लोगों के जो अधिकार समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मानव अधिकार कहते हैं। लेकिन जब बात मौलिक अधिकारों की होगी तो मौलिक अधिकारों के संबंध में ये स्पेशल रूप से आपको याद रखना है कि ये अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं या संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में ये पढ़ा जा सकता है कि वे अधिकार जो संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नितांत आवश्यक हैं, वे अधिकार
मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अब दोबारा से सुने, वे अधिकार जो संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं तथा वे नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए नितांत आवश्यक हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो यहाँ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मानव अधिकार का अर्थ क्या है और मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है। इन दोनों ही अधिकारों की डेफिनेशन से ये स्पष्ट हो जाता है कि मौलिक अधिकार प्रत्येक देश के नागरिकों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव अधिकार विश्व के समस्त नागरिकों के कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में मैंने आपको बताया है कि वे अधिकार जो संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, वे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अब चूंकि हम यहाँ भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा, तो आपको ध्यान देना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? 3 में, भाग नंबर 3। और भाग नंबर 3 का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान भाग नंबर 3 में है और भाग नंबर 3 का विस्तार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 3 है, इसे ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है या भाग नंबर 3 को कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, भाग नंबर 3 का जो नाम है वो क्या है? संविधान का मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा हम किसको कह रहे हैं? तो फिर उत्तर रहेगा संविधान का भाग नंबर 3। आगे देखें, ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का। ध्यान देना है, मैग्ना कार्टा शब्द भारत का नहीं है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। और इंग्लैंड में इसका सबसे पहली बार जब प्रयोग हुआ था तो वो हुआ था 1215 ईस्वी में। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को मौलिक अधिकार सौंपे थे। ध्यान देना है, 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को मौलिक अधिकार सौंपे थे। और जो मौलिक अधिकार या वे मौलिक अधिकार जिस दस्तावेज पर लिखे हुए थे या जिस दस्तावेज में थे, उसी दस्तावेज को क्या करें हम लोग? मैग्ना कार्टा। दोबारा सुने, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को संविधान का क्या कह रहे हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ का है? तो हम पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा शब्द इंग्लैंड का है। और इंग्लैंड में इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ है? 1215 ईस्वी में। कब हुआ है? 1215 ईस्वी में। मैग्ना कार्टा क्या है? तो हम पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज? ऐसा दस्तावेज जिस पर इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को क्या सौंपे थे? मौलिक अधिकार। तो जिस प्रकार इंग्लैंड के मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा में लिखे हुए हैं, उसी प्रकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ लिखे हुए हैं? भाग नंबर 3 में। इसलिए हम कह रहे हैं भाग नंबर 3 समकक्ष है किसके? मैग्ना कार्टा के। और मैग्ना कार्टा कहा गया भारतीय संविधान का भाग नंबर 3। आगे देखें, आगे यहाँ से प्रश्न है
कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से शामिल किए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये बात हम आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के समय भी बता चुके हैं कि मौलिक अधिकार नामक जो तत्व हैं उन्हें हम कहाँ से लिए हैं, तो उत्तर रहेगा इनको ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आगे देखें, ये जो मौलिक अधिकार हैं इनकी प्रकृति कैसी है? नेचर के संबंध में प्रश्न पूछता है और कई बार पूछा भी है, तो आपको ध्यान देना है मौलिक अधिकारों का नेचर जब वो पूछेगा। प्रकृति कैसी है, तो हमें याद रखना है मौलिक अधिकारों की प्रकृति है निषेधात्मक। निषेधात्मक कह सकते हैं या इसको हम नकारात्मक भी कह सकते हैं। जब भी किसी मौलिक अधिकार की हम चर्चा करेंगे या मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो वह हमेशा नकारात्मक मैसेज देता है, राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात कही जाएगी किसमें? प्रत्येक मौलिक अधिकार में। इसलिए हमें ध्यान देना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति हम कैसी पढ़ेंगे? निषेधात्मक या नकारात्मक। नेगेटिव है, आपको याद रखना है। आगे देखें, मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। तथ्य को गौर से याद रखना है, मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रस्तावना में मैंने आपको 3 प्रकार के न्याय बताए हैं। एक न्याय है सामाजिक, एक है आर्थिक और एक है राजनीतिक। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। उन न्याय में जो राजनीतिक न्याय है उसे देने की जिम्मेदारी या उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी मानी गई है? मौलिक अधिकारों की। किसकी मानी गई है? मौलिक अधिकारों की। नेक्स्ट देखें, यहाँ प्रश्न वो पूछ सकता है, भारत में एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई? भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा,
राजगोपालाचारी के द्वारा। प्रश्न है, भारत में वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन मैंने यहाँ दिए हैं। महात्मा गांधी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा या राजगोपालाचारी के द्वारा। तो उत्तर रहेगा सरदार पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की है। और ये आपको याद रखना है, उन्होंने ये मांग कब की है? तो आपको याद रखना है उन्होंने ये मांग कब की है? 1931 में की है। और 1931 में इन्होंने ये मांग कहाँ पर की? तो आपको ध्यान देना है, कराची में। कहाँ पर की थी? कराची में। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेज़ों के सामने इसकी मांग की है। कहाँ पर? कराची में। कराची में इन्होंने क्या कहा था कि मौलिक अधिकार भारतीय जनता को दिए जाने चाहिए। ये आपको याद रखना है। किसको दिए जाने चाहिए? भारतीय जनता को। ये मांग करने वाला व्यक्ति कौन है? तो हम याद रखेंगे, ये मांग करने वाले व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए अंग्रेज़ों से मौलिक अधिकारों की मांग की है। और वो मांग कितने में की है? तो हम याद रखें, वो मांग की गई है 1931 में। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं तथा संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने यहाँ एक प्रश्न लिखा है, वो देखना है आपको। मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आगे कह रहा है प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है? याद रखना है, यह भी एक प्रश्न है अपने आप में कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, भारत की जनता कर सकती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल कर सकता है, या संसद के द्वारा हो सकता है। तो आपको याद रखना है, मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर कोई कर सकता है तो वो कौन है? तो हम याद रखेंगे वो संशोधन हो सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। लेकिन यहाँ एक बात लिखी हुई है कि इनमें जो संशोधन है वो संसद करेगी, लेकिन संसद किसी भी संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान के मूल ढांचे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहीं से एक प्रश्न बनेगा, ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है, ये बात किस वाद में कही गई है? या हम ये कह सकते हैं ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में दिया है? ये जो बात मैंने आपके सामने यहाँ रखी है, ये बात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस निर्णय में दी गई है? ये प्रश्न बना सकता है। ऑप्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन है पहला, शंकरी प्रसाद वाद।
गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, या हमें कह सकते हैं SR बम्बई। यहाँ आपको मैंने कुछ समझाया है, वो आपको याद रखना है। क्या कह रहे हैं हम? मौलिक अधिकार संशोधनीय है, अर्थात उनमें संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा होगा, ये भी आपको याद रखना है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो बात है, ये जो तथ्य हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहे गए हैं, अर्थात ये निर्णय जो दिया गया है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न यहाँ ये बनता है, ये जो निर्णय इन्होंने दिया है वो कौन से केस में दिया है? मैंने यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। पहला ऑप्शन है शंकरी प्रसाद वाद में दिया है, ऑप्शन बी है गोलकनाथ वाद में दिया है, तीसरा है केशवानंद भारती वाद में दिया है, और चौथा है SR बम्बई वाद में दिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्या? सी, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद जो भारतीवाद है वो 1973 में आया है। कब आया है? 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केशवानंद भारतीवाद आया, और केशवानंद भारती केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, अर्थात इनमें संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अर्थात संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो क्लियर है ये बात कौन से केस में कही गई है? केशवानंद भारती केस में। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में इस बात को किसके द्वारा कहा गया? तो हमें याद रखना है, इसको कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमें याद रखना है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। कितने? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मूल संविधान में जब वो प्रश्न मूल संविधान के आधार पर पूछ रहा है तो हमें पढ़ना है मूल संविधान में संख्या कितनी है? 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6। मूल संविधान में कितने हैं? 7। या वो यह कह सकता है 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हम अब पढ़ेंगे उस समय संख्या थी 7। आज कितनी है? 6। इसका मतलब एक मौलिक अधिकार को रिप्लेस किया गया है या मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि एक मौलिक अधिकार है जिसका नाम है संपत्ति का मौलिक अधिकार। ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 31 में था। कहाँ पर था? तो हम पढ़ेंगे यह अनुच्छेद 31 में था। मौलिक अधिकार का नाम है संपत्ति का मौलिक अधिकार। ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ था, इसका मतलब अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में यह मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है?
कानूनी अधिकार। और वर्तमान में ये कहाँ मिलेगा, तो हम पढ़ेंगे वर्तमान में मिलेगा ये अनुच्छेद 300 के या 300 ए में। कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 300 के या 300 ए में। देखिए हुआ क्या, जब केशवानंद भारती ने अपना निर्णय दिया या केशवानंद भारती नामक केस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, तो उस निर्णय के आधार पर हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया। और वो संशोधन था 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा संविधान संशोधन, तो हम पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन के आधार पर हमने भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा जिसको हम कह रहे हैं 300 के, 300 के। ये जो 300 के है ये आपको ध्यान देना है, ये भाग नंबर कितने में है, तो आपको ध्यान देंगे ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 12 में है। भाग नंबर 12 में हमने क्या किया, हमने 300 के जोड़ा और 300 के जोड़ने के बाद हमने इस संविधान संशोधन के आधार पर संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया। किसकी श्रेणी से हटाया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, और इसे अनुच्छेद 31 से निकालकर कहाँ भेज दिया, 300 के में। तो हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार आज भी मेरे देश के संविधान में है, लेकिन वह कैसा अधिकार नहीं है, आपको याद रखना है, कैसा अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार। अगर वो कानूनी अधिकार नहीं लिख रहा है तो कानूनी अधिकार की जगह वो लिख सकता है विधिक अधिकार। कैसा अधिकार लिख सकता है, विधिक अधिकार। एक ही बात है, कानूनी या विधिक अधिकार का मतलब एक ही है। वर्तमान में संपत्ति का मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है, तो हम पढ़ेंगे ये है कानूनी या विधिक अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है, तो हम याद रखेंगे ये है वर्तमान में अनुच्छेद 300 के। और 300 के भाग नंबर कितने में होगा, 12 में। पहले कहाँ होता था, तो हम पढ़ेंगे ये था पहले अनुच्छेद 31। कैसा था, मौलिक अधिकार। वर्तमान में कैसा, कानूनी अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के आधार पर, 44वां संविधान संशोधन। कितने में हुआ, 1978 में हुआ। किस प्रधानमंत्री के समय हुआ, तो याद रखना है आपको 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय हुआ है। मोरारजी देसाई भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय किया गया था कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके आधार पर हमने क्या किया, इसके आधार पर हमने संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया और कैसे अधिकारों की श्रेणी में जोड़ा, कानूनी अधिकार में। याद रखना है 44वें संविधान संशोधन के ही आधार पर हमने भारतीय संविधान में एक उप अनुच्छेद बनाया 300 में, जिसका नाम है 300 के। जैसे ही संपत्ति का मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा तो मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर कितनी रह गई, 6। कितनी रह गई, 6। तो आपको याद रखना है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो हम पढ़ेंगे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती थी, तो हमें याद रखना है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या होती थी 7। यहाँ आपको देखना है कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है समानता का मौलिक अधिकार। कौन सा है मौलिक अधिकार, सबसे पहला समानता का मौलिक अधिकार। और समानता के मौलिक अधिकार का विस्तार है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है समानता का मौलिक अधिकार, जिसका विस्तार है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार।
स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22। मौलिक अधिकार संख्या 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दो अनुच्छेदों में है, आर्टिकल 23 और अनुच्छेद 24। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। मौलिक अधिकार संख्या 5, जिसका नाम है शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार। यहाँ हम पढ़ेंगे इसको 29 एवं 30। और छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार रहेगा अनुच्छेद 32 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो हमें याद रखना है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। सबसे पहले मौलिक अधिकार का नाम है समानता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक फैला हुआ है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में मिलेगा आपको। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में मिलेगा। शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 में। कहाँ पर है? अनुच्छेद 32 में है। ये 6 मौलिक अधिकार आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। अब देखिए, हम कह रहे थे, एक बार रिवाइज करते हैं, उसको देखेंगे आप कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार का अर्थ हमने आपको बताया कि वे अधिकार जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उन्हें हम कहेंगे मौलिक अधिकार। क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के विपरीत एक व्यवस्था और हमने बताई थी जिसका नाम था मानव अधिकार। मानव अधिकार का अर्थ हमने क्या लिया है? मानव अधिकार का अर्थ लिया है हमने वे अधिकार जो मानव होने के नाते प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो समस्त विश्व के नागरिकों के कैसे होते हैं? समान होते हैं। उन अधिकारों को क्या कहेंगे हम लोग? मानव अधिकार। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की प्रकृति है निषेधात्मक या नकारात्मक। मौलिक अधिकार किस प्रकार के न्याय को प्राप्त करने में सहायता करते हैं? तो हमें याद रखना है मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिया गया है? तो हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में दिया गया है। अनुच्छेद यदि वो पूछ लेता है तो हमें याद रखना है अनुच्छेद है 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक फैले हुए हैं। भाग नंबर 3 को हमने नाम दिया था संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया था? संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द हमने कहाँ से लिया था? तो याद रखेंगे मैग्ना कार्टा शब्द हमने लिया था ब्रिटेन से।
और ब्रिटेन में इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। क्या है मैग्ना कार्टा? तो हमने क्या बताया था, मैग्ना कार्टा वह दस्तावेज है जिस पर सर्वप्रथम ब्रिटेन की जनता को मौलिक अधिकार सौंपे गए थे। ठीक है, आगे हमने बात क्या की है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हमने पढ़ा संशोधन हो सकता है। संशोधन कौन कर सकता है? तो हम पढ़ेंगे संशोधन कर सकती है संसद। कौन कर सकती है? संसद। ये बात कौन से केस में कही गई? तो हमने पढ़ा कि ये बात कही गई केशवानंद भारती केस 1973 में। तो केशवानंद भारती केस के आधार पर हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? तो हम पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन, जो कितने में हुआ? 1978 में। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के आधार पर हमने कौन से मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया? तो क्या पढ़ेंगे? संपत्ति के मौलिक अधिकार को। और कैसा अधिकार बना दिया? तो हम पढ़ेंगे इसको हमने बना दिया कानूनी अधिकार। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की? तो हम पढ़ेंगे मांग करने वाले व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये मांग उन्होंने कहाँ पर की? तो हम पढ़ेंगे कराची में की। कितने में की? तो 1931 में। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हम पढ़ेंगे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो उत्तर रहेगा 7। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो उत्तर रहेगा 6। कौन सा मौलिक अधिकार हमने मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया? तो याद रखना, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हमने मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कैसे अधिकारों में शामिल किया? तो हम क्या पढ़ेंगे? हमने इसको शामिल किया कैसे अधिकारों की श्रेणी में? तो हम पढ़ेंगे इसको हमने शामिल कर दिया कानूनी या विधिक अधिकारों की श्रेणी में। तो यहाँ देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रावधान वो पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। कितने में है? 3 में। और भाग नंबर 3 का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। भाग नंबर 3 अनुच्छेद रहेगा 12 से लेके 35। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो समानता का मौलिक अधिकार है, समानता का जो मौलिक अधिकार है जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है जो विस्तृत है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 से स्टार्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि समानता का मौलिक अधिकार जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो स्टार्ट हो रहा है 14 से। तो क्या 12 और 13 मौलिक अधिकार नहीं हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल हैं। आपको याद रखना है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं आपको समानता के मौलिक अधिकार को पढ़ाऊँ उससे पहले हम 2 अनुच्छेद यहाँ देखेंगे, जिनमें सबसे पहले अनुच्छेद का नाम है 12, और 12 का अर्थ है राज्य की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मौलिक अधिकार पढ़ते समय हम बार बार यही कहेंगे, राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 12 के संबंध में राज्य को बताने की कोशिश की गई है, या राज्य का अर्थ बताने की कोशिश की गई है कि राज्य क्या है, व्हाट इज द स्टेट। अनुच्छेद 12 की व्यापक परिभाषा है। तो अनुच्छेद 12 के संबंध में आपको याद रखना है, भारत में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी संस्था जो राष्ट्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है या मदद करती है, वो समस्त अंग किसमें शामिल होंगे? राज्य में। ये कहता है कौन सा अनुच्छेद? 12। दोबारा सुने, 12 का अर्थ है राज्य की परिभाषा। किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों के संबंध में। मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा को व्यक्त करने वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 12 है। और 12 में बताने की कोशिश की गई है कि राज्य क्या है,
क्योंकि वास्तव में देखें तो राज्य एक अमूर्त संस्था है। क्या है? अमूर्त संस्था। क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य का अर्थ होता है देश, और हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और भारत को हम कहीं भी मिल नहीं सकते हैं, ना उसे पा सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत है। तो इसका मतलब भारत कहाँ है, भारत किस में निवास करता है, भारत को कंप्लीट कौन बनाता है, इस सब की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 12 में। तो 12 को हम क्या पढ़ेंगे? 12 का अर्थ है मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा। और अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 अगर माना जाए तो इसे हम मौलिक अधिकारों का बॉडीगार्ड कहते हैं। बॉडीगार्ड कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं अंगरक्षक। दूसरा प्रश्न यहाँ यह पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 13 क्या मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो हम पढ़ेंगे हाँ, अनुच्छेद 13 में कुछ इस प्रकार की धारणाएं हैं जिनकी वजह से मौलिक अधिकारों को संरक्षण मिला हुआ है। अनुच्छेद 13 के संबंध में लिखा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी किसी भी विधि अनुच्छेद 13 के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी किसी भी विधि का अर्थ होता है कानून, विधि को निरस्त करने का अधिकार है निरस्त करने का अधिकार है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अर्थात ऐसा कोई भी कानून यदि बना दिया जाता है जिसके कारण मौलिक अधिकारों पर आंच आती है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आर्टिकल 13 के आधार पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। या हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? तो हम पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन का, जिसे हम नाम देते हैं क्या? जुडिकल रिव्यू। क्या नाम देते हैं? जुडिकल रिव्यू। अर्थात हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 13 के आधार पर बचा सकता है। कब बचा सकता है? जब ऐसा कोई भी कानून बना दिया गया है जो मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मैंने आपको मौलिक अधिकारों की शुरुआत की है, मौलिक अधिकारों के प्रारंभिक विवेचन के बारे में बताया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या को, जिसको हम प्रारंभ से पढ़ेंगे, प्रत्येक मौलिक अधिकार को प्रत्येक अनुच्छेद के साथ। लेकिन इस वीडियो में मौलिक अधिकारों के संबंध में इतनी ही जानकारी आपको प्राप्त हुई है या हम देना चाहते हैं। इससे आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you so much.